गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड। साउंड नाइस। ऑलराइट गाइस, सो इस हफ्ते की आज हमारी थर्ड क्लास है आई थिंक। सो वी गोना स्टार्ट विद डेटा मेन्यू। एज कल मैंने आप लोगों को कल बताया था दैट आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। और ये डेटा मेन्यू जो है, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, इट इज समथिंग दैट इज बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है। सो ये रहा डेटा मेन्यू। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है। बेसिकली गेट डेटा ऑप्शन, जो ये यहाँ पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस वी कैन ब्रिंग आउटसाइड डेटा इनटू एक्सेल। किसी और सोर्स से डेटा को आप कॉल करा के एमएस एक्सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है। It could be a Excel file, it could be a text file, it could be a CSV file or other format also. It could be a database file also. ठीक है। तो इस तरह की कोई भी फाइल में अगर डेटा रखा है तो उसे कॉल कराया जा सकता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, डेटा कहीं से भी कॉल हो जाएगा, बट हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि डेटा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और जब हम एक्सेल में सिमेट्री की बात करते हैं, डेटा सिमेट्री की, तो वो यूज करता है टैबुलर फॉर्म। करेक्ट है। यानी कि टेबल फॉर्म में डेटा होना चाहिए। ठीक है। टेबल फॉर्म में डेटा होगा, किसी भी फॉर्मेट का होगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो टेबल फॉर्म में होना जरूरी है। अब वो देखेंगे हम कि टेबल फॉर्म कहाँ तक, किस हद तक हम डेटा को यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। बट जब मैं गेट डेटा ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा एक लिस्ट खुल के आ रही है, जिसमें पहला ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, सेकेंड है फ्रॉम डेटाबेसेस, फ्रॉम एज्योर, देन वी हैव फ्रॉम पावर प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज, फ्रॉम अदर सर्विसेज एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरह से हमारे पास कई सारा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। लाइक व्हाट्स योर गुड नेम? नाम क्या है आपका? दिव्या। यस। ओके दिव्या। दिव्या। ओके। सो बेसिकली जब आप गेट डेटा ऑप्शन में जा रहे हैं तो ये फ्रॉम फाइल पहला ऑप्शन आया है, यानी कि कोई फाइल फॉर्मेट को से आप डेटा को यहाँ पे कॉल करा पाएंगे। जब इस लिस्ट में जाते हैं तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। यानी सबसे पहले तो खुद कोई दूसरी फाइल है जिसमें एक्सेल फाइल है, जिसमें आपका डेटा रखा है और आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप उसे कॉल करा सकते हैं। अब एक्सेल में डेटा आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो तो सेमी सिमेट्री में है तो आ ही जाएगा। फिर एक ऑप्शन आता है फ्रॉम टेक्स्ट एंड सीएसवी। यानी कि इससे ये पता लगता है कि टेक्स्ट और एक सीएसवी फाइल होती है। सीएसवी कभी डिस्कस हुआ हमारे हमारे बीच? नहीं हुआ होगा नए बच्चों में। ठीक है। तो एक फॉर्मेट होता है फाइल का, दैट इज सीएसवी। अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो यानी कि उसका डेटा यहाँ पे कॉल कराया जा सकता है। जबकि टेक्स्ट फाइल एक नॉर्मली टेक्स्ट फाइल होती है, उसमें टेबल्स नहीं होती, अगर आप लोगों को पता होगा, है ना। टेक्स्ट फाइल में टेबल्स नहीं होती, फिर भी उसका डेटा यहाँ पे कॉल कराया जा सकता है, तो ये थोड़ा सोचने लायक है। इसके अलावा फ्रॉम एक्सएमएल, जेसन, ये सब बेसिकली ऑनलाइन वेब बेस्ड जो है फाइल टाइप्स है। ठीक है। तो वहां से डेटा कॉल कराया जा सकता है, इनमें काम कम ही होता है वैसे। फ्रॉम पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज बहुत खराब है तुम लोगों का। हाँ। इट्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। तो अच्छा, वैसे क्या प्रॉपर्टी होती है, डालिए आप। पीडीएफ क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी प्रेफर्ड पीडीएफ? सिक्योर। एडिटिंग नहीं होती। ठीक है ना। बेसिकली उसमें एडिट नहीं कर सकते आप, सबसे पहली बात। नॉर्मली एडिट तो किया जाता है, पर नॉर्मली आप जब वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाती है तो फाइल फिक्स होती है, स्टैटिक होती है। यानी कि इसीलिए उसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं, कि कहीं भी आप उसे क्या कर सकते हो, भेज सकते हो विदाउट एडिटिंग, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा बेसिकली। ठीक है। तो फ्रॉम पीडीएफ ये है, वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त है भाई, पीडीएफ से डेटा आ तो जाएगा, लेकिन अल्टीमेट बात वही है कि टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, वहां टेबल होनी चाहिए असल में। अगर उसमें टेबल फॉर्म में डेटा होगा तो आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मली ये नहीं कि कोई पीडीएफ जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप सोचो वो आ जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है। टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे आप, खुद सोचो।
है ना, उसका कोई लॉजिक भी नहीं है। अगर हमें यहाँ पे डेटा चाहिए होगा तो ऑब्वियसली वो टेबल फॉर्म में ही होगा, है कि नहीं। टेक्स्ट आ जाएगा तो वो एक सेल में फिल हो जाएगा सारा का सारा, समझ गए। फिर उसको अलग अलग करोगे, इट विल टेक टू मच टाइम, फिर कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, ये रीजन है। ओके, अब बात करते हैं डेटाबेसेस की। तो हो पॉसिबली मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, डेटाबेसेस एक पॉपुलर मोड है भाई, मोड ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्शन। और ये फर्स्ट डे हमने क्लास में पढ़ा था जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था। एंड वहां पे मैंने बताया था कि दो ही मोड है, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड, जिसमें डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन मोड में सबसे ऊपर नाम आता है डेटाबेसेस का। ये पटेल के लिए लाया था मैं, पटेल आ गए हैं, वहीं पे रख दो। ठीक है, तो डेटाबेसेस जैसे कई सारे हैं यहाँ पे, अगर आप लिस्ट में देखें, लाइक SQL सर्वर, ठीक है, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, ये एक टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है। एंड एनालिसिस सर्विसेज, और काफी कुछ चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और स्वैप हाना डेटाबेसेस, बहुत टाइप के डेटाबेसेस है, मतलब इतने आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। यानी कि किसी भी डेटाबेस फाइल से आप डेटा को कॉल करा सकते हैं, यानी डेटाबेस में कहीं अगर डेटा रखा है तो वो भी कॉल हो जाएगा एक्सेल में। फिर आता है एज्योर, एज्योर क्लाउड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, ये मैंने बताया होगा आपको। तो ये एज्योर की कई सारी सर्विसेज हैं, लाइक SQL डेटाबेसेस और एनालिसिस सर्विसेज और बहुत कुछ है। यानी कि क्लाउड से भी आप डेटा यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। पावर प्लेटफॉर्म्स एक नई चीज है गाइस, जो अभी रिसेंटली इवॉल्व हो रही है। और इसमें डेटा फ्लोज और डेटा वर्स होते हैं, ये डेटा कलेक्शन के मेथड है वहाँ पे। ठीक है, डेटा टाइप्स हैं बेसिकली, तो वहाँ पे डेटा इस फॉर्मेट में कलेक्ट किया जाता है। उससे भी आप डेटा को यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, जहाँ से सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट, सेल्स फोर्स से डेटा कॉल कराया जा सकता है। सेल्स फोर्स का नाम सुना है? हाँ, तो सेल्स फोर्स का डेटा कॉल कराया जा सकता है। सेल्स फोर्स एक CRM सर्विस प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है ना। तो उसके लिए होता है। इसके अलावा सो ये अदर ऑप्शंस यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे देख के पता लग रहा है काफी रिच है ये, और काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं जिनके थ्रू आप डेटा यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। लेट्स से एक डेटा मैं कॉल करा के दिखाता हूँ आपको। और सबसे पहले हम लोग क्यों ना एक्सेल से ही शुरुआत करें। तो मैंने सेलेक्ट किया फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। गेट डेटा में गया, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे कहीं कोई फाइल रखा होगा तो मैं उससे डेटा को कॉल करा दे रहा। लेट से ये फाइल मैंने सेलेक्ट किया। आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस इम्पोर्ट बटन। फर्स्ट यू हैव टू पॉइंट आउट दैट फाइल जहां भी लोकेशन में रखी है, उसके बाद आपको इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट करते ही कनेक्टिंग करके एक डायलॉग विंडो आया, और उसके बाद एक और तुरंत डायलॉग विंडो आया जिसमें नेविगेटर लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली नेविगेटर फॉर नेविगेशन। अब यहाँ पे उस फाइल में ना असल में दो शीट्स अवेलेबल है। आई होप वर्कशीट सब समझते हैं, ठीक है। इतना एक्सेल हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे ना दो वर्कशीट्स हैं, शीट 1 शीट 2। तो आपको जो टेबल लोड करनी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से ये शीट 1 वाली मुझे लोड करनी है, तो मैं शीट 1 को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन लोड। गुड मॉर्निंग। जैसे ही लोड पे क्लिक करता हूं, ये डेटा यहाँ पे MS एक्सेल के अंदर आ जाता है। करेक्ट है, और बिल्कुल वेल फॉर्मेटेड। इसका रीजन ये था कि डेटा में सिमेट्री थी, बेसिकली सिमेट्री यानी कि वो टेबुलर फॉर्म में था। करेक्ट। तो ये डेटा यहाँ पे आ गया, करेक्ट है। लेकिन क्या कोई और रास्ता भी है डेटा लाने का? कोई और तरीका हो सकता था, वो डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए तो। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा है ना। यही बात है भाई। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, डेटा वही वहां से कॉपी का फाइल खोल लेते, कॉपी कर लेते, यहाँ पे पेस्ट करके ले आते, वो भी तो डेटा आ ही जाता। फिर ऐसे करने का क्या फायदा है। तो इसका एक एडवांटेज है गाइस। इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। जब मैंने डेटा यहाँ पे कॉल कराया, एक होता है कॉपी पेस्ट करके ले आए, उसमें तो डेटा आ जाएगा एज इट इज। जब मैं इसे कॉल करा के ला रहा हूँ तो राइट साइड में देखिए एक डायलॉग विंडो खुल के आया है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है क्वेरीज एंड कनेक्शन, लिखा आ रहा है। और वहां पे वो शीट 1 लिखा आ रहा है, उसकी शीट 1 उस वाली फाइल। असल में ये अपने सोर्स से लिंक्ड है। क्या कहा मैंने? ये अपने सोर्स से लिंक्ड है, यानी सोर्स फाइल से। अगर वहां कोई चेंज होता है विडालिया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्रिएट करता है एक कनेक्शन अपने सोर्स।
अगर उसमें कोई डेटा ऐड होगा यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। क्या कॉपी पेस्ट में ऐसा होगा? समझ गए बात? इसीलिए जरूरत पड़ती है डेटा को कॉल कराने की। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है आपको लिंकिंग एज वेल एज। ठीक है, हैंस इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। लेट से मैंने क्या किया, यहां से यहां तक डेटा सेलेक्ट किया और ना इसे डिलीट कर दिया, लेट से, लेकिन कनेक्शन तो स्टैब्लिश है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा इसे, तो ये वापस आ गया, वापस इस ओरिजिनल में कोई छेड़छाड़ होगा तो वो यहाँ तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। करेक्ट, यानी यहाँ से डिलीट करके कोई फायदा नहीं हुआ, वो वापस आ गया। समझ गए? इससे प्रूव होता है कि लिंकिंग है। ठीक है ना, तो ये लिंक को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब लेट से ऐसा हो सकता है कि आपको आपको केवल डेटा चाहिए था और लिंकिंग नहीं, तो उस केस में राइट क्लिक कीजिए इस पे और इसे डिलीट कर दीजिए। अगर आप डिलीट कर देंगे तो लिंकिंग खत्म हो जाएगी, तब वो डेटा स्टैटिक रहेगा, आपके पास फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आता है गेट डेटा के हेल्प से, यानी कहीं से भी डेटा को आप कॉल करा लीजिए, वो लिंक्ड रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, अच्छा ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, या इसका एडवांटेज क्या है, तो इसको समझिएगा। जब हम लोगों के पास कोई डेटा आता है एनालिसिस के लिए, ये एक सोर्स है, सोर्स फाइल, सोर्स डेटा सेट। हमारे पास जब भी कोई डेटा आता है क्लाइंट एंड से एनालिसिस के लिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, उस फाइल पे हम कोई भी काम नहीं करते, उसको किसी भी तरह से टेम्पर नहीं करोगे। यू आर नॉट सपोज टू चेंज एनी, किसी भी तरह का कोई भी माइन्यूट चेंजेस भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये एथिकली गलत माना जाता है। हमें जैसे डेटा मिला है, जिस स्ट्रक्चर में मिला है, एक्सेप्ट वैसे ही करना है, उसको चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करना है तो अपने पास अलग से करना पड़ेगा। अब लेट से कोई सोर्स फाइल, कोई फाइल आया आपके पास एनालिसिस के लिए, और आपको उसको एनालाइज करना है विद चेंजेस, तो आप क्या करोगे, उसे उसे कॉल कराओगे ऐसे गेट डेटा की हेल्प से, और वो आपके पास एक नई एक्सेल फाइल में आ जाएगी। करेक्ट है? और इसमें आप जो करना है आपको, आप कर सकते। ओरिजिनल फाइल में कभी भी कोई चेंजेस नहीं किए जाते, ये बात याद रखिएगा। क्लाइंट फाइल को हम लोग टेम्पर नहीं करते। ये बात समझ में आई? इसके पीछे एथिक्स है मतलब हमारे। ठीक है ना, तो ये कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। सोर्स फाइल जैसी आई है, उसमें अगर कुछ गलती है उसको भी ठीक नहीं करते हम, वहां पे ठीक करोगे ही नहीं। सोर्स फाइल में गार्बेज है, गार्बेज ही रहेगा, हम उसको अलग एक रेप्लिका बना के और तब काम करते हैं। तो इस काम में हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है ये गेट डेटा ऑप्शन, जिसके हेल्प से हम डेटा को यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। क्लियर है? यानी कि कॉलिंग ऑफ डेटा का कुछ लॉजिक है, ये समझिएगा आप। ठीक है ना, इसमें दो एडवांटेज मिल रहे हैं। एक तो सोर्स को टेम्पर नहीं करेंगे हम, करेंगे क्या, कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सोर्स अलग हो गया। दूसरा, आपको मिल रही है लाइव लिंकिंग। अच्छा, लिंकिंग का क्या बेनिफिट है, लेट से कोई डेटा एंट्री वाला पर्सन है जो उस फाइल में बिठा लिया, डेली अपडेट करता है ट्रांजेक्शन को, तो वहां वो अपडेट करेगा और यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मैनुअल होता तो हर दिन जाके तुम्हें कॉपी पेस्ट करना होता। बिल्कुल, वो आप बस, आपको आना है अगले दिन और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देना है। जैसे ही तुम इसे रिफ्रेश करोगे, सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, जो भी नया न्यूली ऐड हुआ होगा या उसने कुछ भी सोर्स में चेंज किया हुआ। तो कनेक्शन टर्मिनेट कर दो, सिंपल। then you just need to click on this connection option, ये जो राइट साइड में दिख रहा है, just right click on that and just click on delete। डिलीट करके ये एक बार पूछेगा। अच्छा, अब मैसेज जरा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसे। that are you sure want to delete sheet 1? if you delete this query, any data that was loaded by this query will not be refreshable। वो रिफ्रेशेबल नहीं रह जाएगा। करेक्ट बात है? कोई डाउट इसे लेके? इतनी बात समझ में आई है? नहीं, सिंपल बात है बिल्कुल। ठीक है, कनेक्शन मिल रहा है और डेटा स्ट्रक्चर मैनर में। सबसे अच्छी चीज तो देखो हमारे लिए तो डेटा एक सिमेट्री बहुत मैटर करती है भाई, तो वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में आ पा रहा है, इस वजह से जो है एक एडवांटेज हमें मिल रहा है। तो इस तरह से कनेक्शन बन जाते हैं। और यहीं पे हमारे पास गाइज और भी ऑप्शन है, जैसे कि फ्रॉम फाइल में ही हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV।
तो CSV का नाम किस किसने नहीं सुना है और किस किसने सुना है? पहले सुना किसने है CSV? ठीक है, पुरानों ने ही सुना होगा, नयों ने अभी नहीं सुना होगा। एक फाइल फॉर्मेट होता है CSV, इसको कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बेसिकली ये एक तरह की टेक्स्ट फाइल ही होती है। ये क्या है? टेक्स्ट फाइल ही है, बट यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होता है उसका तरीका थोड़ा अलग है। लेट्स से यहाँ पे वैल्यू है A, वो सेपरेट होगी दूसरी वैल्यू से कॉमा से। यस, एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में कॉमा लगा होता है। ठीक है, चैलेंज क्या है, ये डेटा सिमेट्री में आ पाएगा या नहीं एक्सेल में? क्यों आएगा? व्हाट इज द रीजन जो कह रहा है कि ये आ जाएगा डेटा सिमेट्रिकल मैनर में? कैसे आ जाएगा, क्या रीजन है उसका? कॉमा सेपरेट कर रहा है। अगर इस कॉमा को हटा के मैं एक ऐसी लाइन डाल दूं तो आप लोग देख रहे होंगे ये अल्टीमेटली तो कॉलम ही बन रहा है। सही है, यही रीजन है कि CSV फाइल को यहाँ पे कॉल कराया जा सकता है। बेसिकली CSV है तो टेक्स्ट फाइल, लेकिन उसका जो फाइल फॉर्मेशन है वो सपोर्ट करता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को कौन सेपरेट कर रहा है CSV फाइल में? कॉमा। गाइस, इसे टेक्निकली कहा जाता है डेलिमिटर। डेलिमिटर, ठीक है, इसका जो टेक्निकल नेम है इसे कहा जाता है डेलिमिटर। डेलिमिटर वो एलिमेंट होता है जो किसी टेक्स्ट फाइल में दो वैल्यूज को सेपरेट कर रहा होता है, सेपरेटर कह लो। ठीक है, अब ये फाइल दिखती कैसे है, तो मैं आपको अपनी डायरेक्टरी में से कोई CSV फाइल आपको जरूर दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको कई सारी एक्सेल फाइल दिख रही होंगी, लेकिन लास्ट की दो पे अगर आप गौर फरमाए तो दोनों में फर्क है। एग्जैक्टली, आइकन में फर्क है। आज तक आपके पास कभी CSV फाइल आई भी होगी तो आपने इतना गौर नहीं किया होगा, आपने उसे एक्सेल ही कंसिडर किया होगा। मजेदार बात यह है कि ये जो CSV फाइल होती है ये खुलती एक्सेल के साथ ही है हमारे सिस्टम में, तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये CSV है। ठीक है, तो आप दोनों आइकन पे गौर फरमाइए और देखिएगा, एक पहली फाइल जो है उसमें टेबल बनी हुई है, दैट रिप्रेजेंट टेबल बनी है, इसका सीधा मतलब है कि ये एक एक्सेल फाइल है। और दूसरे में लिखा है A कॉमा, यानी कि कैरेक्टर कॉमा, ये CSV फाइल है बेसिकली। इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस, जस्ट कर्सर को उसके ऊपर लेके जाइए, तो ये बताता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ठीक है, और इसके लिए कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। समझ गए बात? अब दोनों को खोल के दिखाता हूं। तो एक्सेल तो हमेशा ही खोलते हैं हम लोग, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, डबल क्लिक किया और खुल के आ जाएगा, ये आ गया, ये एक एक्सेल फाइल। और अब आपको दिखाता हूँ CSV फाइल खोल के, तो जब मैं इस पर डबल टैप करता हूँ ये भी वैसे ही खुली, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो दोनों यानी कि दोनों फाइलें एक्सेल के साथ ही खुलती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आइडेंटिफायर मैंने आपको बता दिया, आइकन से पता चल जाता है कौन है। और दूसरा, इसका एक्चुअल फॉर्म अगर हम देखना चाहते हैं CSV फाइल एक्चुअल में कैसे दिखने वाली है, तो इसको राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद एक ऑप्शन आता है, और इसे नोटपैड के साथ ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन विद नोटपैड, ये है भाई CSV फाइल। ठीक है, समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसीलिए एक्सेल हम प्रेफर करते हैं। इसको टेक्स्ट में ओरिजिनल फॉर्म में अगर खोले तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत सिंपल है, देखो, एक फील्ड दूसरे फील्ड से कॉमा से सेपरेटेड है। अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं बहुत ही क्लियर, एक के नीचे एक नहीं आ रहा है, उस सिमेट्री में गड़बड़ हो सकती है, बट ये कैसे डिस्टिंग्विश हो पा रहा है? कॉमा की वजह से, दैट इज डेलिमिटर।
क्लियर है? तो देख रहे होंगे कितना कॉम्प्लेक्स इसका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज अ एक्सेल फाइल एंड व्हाट इज अ सीएसवी। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी यूज सीएसवी फॉर्मेट। भाई सीएसवी फॉर्मेट की इतनी सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक चीज बताता हूँ, सीएसवी फाइल के बारे में मैंने कहा आपको, ये एक तरह की टेक्स्ट फाइल ही है। और गाइस, टेक्स्ट फाइल का जो मास होता है वो लेस होता है। मास का मतलब मैं यहाँ पे साइज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फाइल देखा होगा कुछ केबीज की होती है, बहुत मुश्किल ही होगा कि एमबी में आपने कभी कोई टेक्स्ट फाइल देखी हो। यहाँ देखने को मिलेगी, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये केबीज में होता है बेसिकली इसका साइज, एंड यानी कि ये लेस होती है साइज में। और एक्सेल फाइल का याद रखना, अगर थोड़ा सा डेटा हैवी हो जाए तो उसका मास जो है ऑब्वियसली टेक्स्ट फाइल से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसमें उस तरह के फीचर्स है, रिच फीचर्स है, तो भाई वो ज्यादा हैवी फाइल होती है। तो एक्सेल फाइल का जो मास होता है वो हैवी होता है। यानी सेम डेटा अगर मैं सीएसवी में रखूं और एक्सेल में रखूं, तो एक्सेल फाइल का साइज होगा ज्यादा, वेराज सीएसवी फाइल का साइज होगा कम। क्लियर है? एक तो मास इसका रीजन है। फिर हमें मास से क्या फर्क पड़ता है? अब बात ये आती है मास से क्या फर्क पड़ता है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे हमेशा जो डेटा डील करते हैं वो होता है बल्क, है ना। आम बात है 2 से 6 लाख 10 लाख रोज एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है कि इतने का डेटा होता ही होता है। ठीक है, और 10 लाख रोज अगर एक्सेल में होंगी तो उस फाइल का साइज पता नहीं कितना बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन सीएसवी फॉर्मेट में अगर होगी तो उसका मास होगा कम। ठीक है ना, एमबीज में मुश्किल से, कुछ केबीज में। ठीक है, तो ह्यूज डेटा रखने के लिए ये बात याद रखिएगा, हम लोग प्रेफर करते हैं सीएसवी। इंटरनेट में कहीं पे भी डाउनलोडेबल डेटा अगर मिल रहा होगा ना आपको, तो आप देखेंगे वो सीएसवी में ही होगा। और उसका रीजन क्या है बेसिकली, क्योंकि अगर वेबसाइट में हैवी फाइल रख देंगे तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी भाई, डाउनलोड करने में यूजर को टाइम लगेगा। उसको मेल पे भी नहीं भेज सकते क्योंकि वो हैवी है। सीएसवी फाइल लाइट है, मेल पे भी भेज सकते हो, डाउनलोड करने में भी इजी रहेगी, एक्सचेंज और ट्रांसमिट करने में आसानी रहेगी। इसीलिए सीएसवी फॉर्मेट प्रेफर किया जाता है। हमें अक्सर डेटा सीएसवी में ही मिलेगा, ये भी बता दूं। आगे जब मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि इंटरनेट पे यहाँ जाओ डेटा लेके आओ, ठीक है, वहां फॉर्मेट ही सीएसवी होगा। और उसका रीजन है ये, मास। ठीक है ना, वेबसाइट में हैवी फाइल्स नहीं रख सकते, वो वेबसाइट स्लो हो जाएगा असल में। ठीक है, क्लैरिटी है इसमें? दैट इज डेलिमीटर। मैं लिख लेता हूं इसे। ठीक है, डेलिमीटर कहा जाता है, जनरल लैंग्वेज में सेपरेटर कह सकते हैं। वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, बट समहाउ अगर कभी कॉमा में डिस्क्रिपेंसी हो तो क्या हो सकता है? बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा। डेलिमीटर इतना इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए। वैसे सीएसवी में ऐसा होता नहीं, क्योंकि सीएसवी वेल ओरिजिनेटेड फाइल है। लेकिन याद रखिएगा, अगर थोड़ा भी 19-20 है डेलिमीटर, इधर का डेटा इधर, ये चीज आपको आगे कई बार हो सकता है देखने को मिले, इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, कभी मैं दूंगा डेटा, या आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया, आपने उसको कंपाइल किया, खोला, जैसे ही देखा कि जो है, हम कई प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं अदर बैचेस में भी, तो जहाँ पे रेटिंग का डेटा होना था वहाँ पे जो है उसके डाउनलोड्स का डेटा रखा हुआ है, जहाँ पे रेटिंग होनी चाहिए वहाँ पे एज कैटेगरी रखी हुई है, इधर का उधर। और ये तभी होगा जब डेलीमीटर में गड़बड़ हो। ठीक है, तो डेलीमीटर का प्री डिफाइन होना और यूनिवर्सली पूरे फाइल में एक होना बहुत जरूरी है। सीएसवी में ये सिंपल फिक्स है, सीएसवी फाइल में हमेशा डेलीमीटर कॉमा ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो सीएसवी भी एक टेक्स्ट फाइल ही है, जो मैंने अभी आपको कहा। ठीक है, और वहां पे एक ऑप्शन आ रहा था, जब हम बात कर रहे थे कि फाइल कॉल करानी है, तो वहां पे एक ऑप्शन आ रहा था टेक्स्ट एंड सीएसवी, ऐसे लिखा हुआ था वहां पे। हाँ,
फ्रॉम सीएसवी वाला फ्रॉम टेक्स्ट वाला। हाँ हो सकता है, वर्जन कौन सा है? 16 होगा, यस फर्क होगा, हाँ इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि 2019 प्लस वर्जन ही इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। पुराने में इस फीचर को लेके दिक्कतें हैं थोड़ी सी, हो लेकिन काम चल जाएगा शायद। सो टेक्स्ट एंड सीएसवी, ओके। एंड यानी कि इससे भी ये पता लगता है कि टेक्स्ट फाइल को भी कॉल करा सकते हैं एक्सेल में, लेकिन ये किसी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की बात नहीं हो रही है, ये भी बता दूं आपको। ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की बात नहीं हो रही है जिसमें लिखा है अ गुड बॉय, ये इसकी बात नहीं हो रही। याद रखें वही टेक्स्ट फाइल कॉल हो पाएगी जिसमें डेलिमिटर डिफाइंड हो। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि जब एक्सेल में डेटा कॉल होता है तो उसको अलग अलग क्या करना होता है, सेग्रीगेट करना होता है कॉलम्स में। तो कोई नॉर्मल टेक्स्ट फाइल सेग्रीगेट नहीं हो सकती। यस, नहीं नहीं सीएसवी नहीं कह रहा हूं अभी, सीएसवी तो हो गया। मैं कह रहा हूं कि टेक्स्ट फाइल वही सेग्रीगेट हो पाएगी जिसमें उस तरह का मैकेनिज्म हो। अब वो क्या मैकेनिज्म हो, डेलिमिटर डिफाइन होना चाहिए। अब देखिए कैसे, आ गुड बॉय, आ गुड गर्ल, क्या खास देख रहे हैं इसमें? हाँ एस्ट्रिक क्या है, बिल्कुल सही। यहां पे मैं डेलिमिटर डिफाइन करते हुए चल रहा हूं। अगर इस तरह की टेक्स्ट फाइल है जिसमें डेलिमिटर डिफाइन है, वो कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, एनीथिंग। कॉमा, कॉमा तो सीएसवी के लिए रिजर्व है, कॉमा भी हो सकता है। कोई भी कैरेक्टर अगर डिफाइन किया गया है एज ए डेलिमिटर, तो उस फाइल को भी इजीली कॉल कराया जा सकता है एमएस एक्सेल के अंदर। एग्जैक्टली हो सकता है वो भी, लेकिन फुल स्टॉप रखेंगे या नहीं वो अलग बात है। इट कुड बी अ डॉलर साइन, इट कुड बी स्पेस, इट कुड बी टैब, इट कुड बी एस्ट्रिक, इट कुड बी एट द रेट, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो। लेकिन फिर वही रूल बहुत सिंपल है, पूरी फाइल में सेम होना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज है। अगर ऐसा है तो ही आप डेटा को कॉल करा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सैंपल फाइल्स इसके लिए दिखाता हूँ। लेट्स हैव फ्यू टेक्स्ट फाइल्स। लेट्स से ये डेमो करके एक फाइल है, ठीक है। आई जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो कात्यायनी आप हमें बताएंगे यहाँ पे डेलिमीटर क्या है? वैशाली क्या है डेलिमीटर? टैब और स्पेस दोनों में फर्क होता है। यस टैब है ये, ठीक है। यहाँ पे जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सेपरेट हो रहा है, टैब से हो रहा है। आप अगर सिमेट्री खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी। जैसे आप देख रहे होंगे 78 के नीचे मार्क्स ही नहीं दिख रहे आपको, लेकिन हकीकत यह है कि 78 के नीचे 78 लिखा है और उस 78 के नीचे 78 लिखा है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में वो नेम स्ट्रेस्ड है, तो इसीलिए वो आगे तक जा रखा है। लेकिन जब इस फाइल को मैं एक्सेल में कॉल कराऊंगा गाइस, तो ये प्रॉपर सिमेट्री में आने वाली है। और डेलिमीटर है यहाँ पे टैब, स्पेस सिंगल होता है कात्यायनी, ठीक है ना। मनु और गर्ग के बीच में स्पेस है, बट नेम और सैम वन के बीच में टैब है, ठीक है। अगर मैं स्पेस डेलिमीटर बता दूं तो गलत हो जाएगा, ये फाइल सही से नहीं आ पाएगी। डेलिमीटर सही बताना भी जरूरी है। वैसे हकीकत यह है कि जब हम इसे एक्सेल में इंपोर्ट कराएंगे तो एक्सेल आइडेंटिफाई कर देता है। अगर यूनिवर्सली डेलिमीटर सही डिफाइन है तो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेलिमीटर है टैब। इसके अलावा ये डेमो कॉपी करके एक ऑप्शन है, ये एक टेक्स्ट फाइल है क्योंकि डबल क्लिक में टेक्स्ट एडिटर के साथ खुल रही है। यहाँ पे डेलिमीटर क्या है वैशाली? इट्स कॉमा, क्वाइट सिंपल, ठीक है कॉमा है। हाँ नहीं ये सीएसवी नहीं है, ठीक है। सीएसवी फाइल प्रॉपरली उस फाइल को कहेंगे जो एनकोडेड होगी, थोड़ा टेक्निकल हो गया ये, जो प्रॉपर एनकोडेड होगी सीएसवी फॉर्मेट में। ये मैंने टेक्स्ट फाइल ही बनाई है और उसमें वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया है, मैंने खुद से बनाई है फाइल, ठीक है। सीएसवी होती तो आइकन में टेक्स्ट नहीं आता, फिर आना चाहिए था एक्सेल। सीएसवी होती तो ऐसे आता, करेक्ट है। यस आइकन में पता लग जाता है, ये तो आइकन में ही देखो टेक्स्ट दिख रहा है।
और मैं अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो ये देखिए अभी मैंने कर्सर रखा है, वो बता रहा है टाइप में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये टेक्स्ट फाइल है, दोनों को कंबाइन मत कीजिएगा। सीएसवी और टेक्स्ट फाइल में क्या फर्क है? सीएसवी में फिक्स है कि डेलिमीटर कॉमा ही होगा, लेकिन टेक्स्ट में ये चीज फिक्स नहीं है, सब्जेक्टिव है कि यूजर क्या डेलिमीटर प्लेस करना चाहता है। क्लियर है बात? ठीक है। और यूज करने का रीजन देख लो, इन फाइल्स का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है। ये रही आपकी सैंपल सुपर स्टोर, इसका 2.19 MB है सीएसवी में साइज। ठीक है। और ये तो खैर दूसरी फाइल है, ये तो और कम है, इसकी सेम फाइल मेरे पे अभी है नहीं। ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, और दूसरा ये तो हमने कन्वर्ट की हुई है, लेकिन हमेशा याद रखना है जो हैवी फाइल्स होंगी वो हमेशा सीएसवी में होंगी। एक फाइल दिखाता हूं आप लोगों को, ये गूगल प्ले स्टोर का डेटा फाइल है, इसका साइज देख रहे हैं आप लोग, 645 MB। क्या अंदाजा है कितनी रोज होंगी इसमें? कुछ आइडिया कितनी हो सकती है? गाइस इसमें करीब करीब 70 to 80 लाख रोज है। ठीक है ना, 70 to 80 लोग। ये फाइल खुलती भी नहीं है, मजेदार बात बताओ आपको, अगर मैं डबल टैप कर दूं ये खुलेगी भी नहीं, सिस्टम रो देगा, इतना हैवी डेटा है ये गूगल प्ले स्टोर का। 645 MB को शायद आप लोग समझ नहीं पाए, मैं आपको एक हल्की फाइल दिखाता हूँ छोटी सी। ये पॉपुलेशन का डेटा है, लेट से इसका साइज है 13.6 MB। ठीक है, फाइल का साइज है 13.6 MB। मैं आपको इसमें रोज बता रहा हूँ कितनी रोज है। इट्स 2,10,000 के अराउंड। 16 MB में 2 लाख रोज है। ठीक है, और वो कितना MB है? हाँ, तो वो कम से कम 60-70 लाख, और मे भी अगर और कंप्रेस की गई होगी तो उससे भी ज्यादा उसमें रोज होगी। तो हैवी डेटा जब भी आएगा वो सीएसवी फॉर्मेट में आएगा। ले एक और रीजन है सीएसवी प्रेफर करने का, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, शायद अभी वो डिस्कस करते करते आ गया वापस। ये दो तो रीजन है ही, जब मैंने बात की मास की, ठीक है, वो तो है ही है। एक रीजन और है, अल्टीमेटली ना एक्सेल एक मौके पे फेल हो जाता है। $10,48,576। लेट से आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो 20 लाख रोज का है, गाइस वो एक्सेल में नहीं खुल पाएगा। सिंपल लॉजिक। वो सीएसवी में खोलना पड़ेगा, टेक्स्ट एडिटर में खोलना पड़ेगा, या डायरेक्ट आपको बीआई टूल में लोड कराना पड़ेगा जहां एनालाइज कर। एक्सेल के बस की नहीं गई। एक्सेल में नंबर ऑफ रोज को लेकर रिस्ट्रिक्शन है, वेरएज क्योंकि सीएसवी एक टेक्स्ट फाइल है, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी रोज हो सकती है, क्योंकि रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट वहां पे है नहीं, वहां डेलिमीटर है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो वहां पे नंबर ऑफ रो को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसलिए जब भी हैवी डेटा होगा इसी वजह से सीएसवी में होता है, क्योंकि एक्सेल उतना बियर नहीं कर सकता कई मौके पे। ठीक है ना। कई बार ऐसा होगा कि जैसे ही 10 लाख से ऊपर रो जाएंगे एक्सेल डिनाई कर देगा। इवन मैं आपको, लेट मी ट्राई, अगर वो फाइल खुल जाती है, मैं आपको जब इस फाइल को जो अभी मैं आपको दिखा रहा था वो गूगल प्ले स्टोर की, अगर मैं इसे खोलूंगा, मेरे अंदाजा है कि इसमें करीब 80 लाख के आसपास रोज हैं, 60 to 80 लाख। तो ऑब्वियसली एक्सेल की औकात से बाहर हो गया ये, पहली बात। ठीक है। अगर मैं इसे डबल टैप करता हूँ लेट से, तो व्हाट विल हैपन, जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, पहले तो खुलेगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, बट ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। लोड हो रहा है और देखते हैं ये खुल पाता है कि नहीं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें, जैसे मैंने बताया बहुत हैवी है। चलिए डायरेक्ट बीआई टूल से उसमें खुल जाएगा पावर बीआई। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं, बट हकीकत यह है कि बीआई टूल भी फेल हो जाते हैं भाई, इसके लिए सिस्टम पहले तो अच्छा करा। ये देखो, ये लोड हो चुका, ये कहता है दिस डेटा सेट इज टू लार्ज फॉर एक्सेल ग्रिड।
एक्सेल ग्रेड यानी कि वही 16,384 कॉलम्स और 10,48,576 रोज, कह रहा है उस ग्रेड से ये बड़ा हो रहा है। तो इफ यू सेव दिस वर्कबुक यू विल लूज डेटा वाजंट लोडेड। अगर आप इसे सेव कर दोगे तो जो डेटा लोड नहीं हुआ है वो मिस कर दोगे, यानी कि पूरा लोड नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब सीधे सीधे ये है। ठीक है ना? तो इससे पता चलता है कि सीएसवी हम लोग प्रेफर क्यों कर रहे हैं गाइस। ठीक है, व्हाई वी आर प्रेफरिंग सीएसवी। वहां पे एक तो मास का है कंसर्न कि भाई एक तो उसका साइज छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होती हैं फाइल्स। दूसरी बात आ गई इजी एक्सेसिबल है, ट्रांसमिशन में आसान होगी, वेल फॉर्मेटेड डेटा होता है, एक्सेल में भी कॉल कराया जा सकता है। और तीसरी बात आ गई यही वाली कि नंबर ऑफ रोज को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी डेटा रख लो सीएसवी फाइल में, वो एक टेक्स्ट फाइल है। करेक्ट है। और अक्सर जब भी डेटा डाउनलोड करोगे कहीं इंटरनेट से तो पाओगे कि वो सीएसवी में होगा। आज तक नोटिस नहीं किया था आपने, लेकिन अब जब कभी करोगे तो देखिएगा वो सीएसवी फाइल ही होगी। हैवी डेटा की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल डेटा की। ठीक है, तो इसे लोड को मैंने कैंसिल, ओह कैंसिल नहीं है, खुली है। ठीक है, मैं सेव नहीं करने वाला इसे। ये देख लीजिए 10 लाख लास्ट रो, लास्ट रो तक डेटा आ गया है और उससे आगे का गॉन। ठीक है ना, पूरा नहीं लोड कर पाया, एक्सेल की रीच से बाहर है ये। ठीक है ना, तो 10,48,576 तक ये असल में जितने ऐप आज तक आए होंगे गूगल प्ले स्टोर में वो सबका डेटा है। ठीक है, हाँ करीब करीब, मैं मेरे ये अंदाजे पे बोलता हूँ मैं, मुझे भी सही सही नहीं पता। हकीकत ये है कि मैंने अंदाजा लगाया है साइज के बेसिस पे। कभी मैं भी इसे क्योंकि किसी टूल में नहीं खोल पाया हूँ, मैंने टेक्स्ट एडिटर में ट्राई किया था बट ये खुला नहीं। कभी वहां खुलेगा तो जरूर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाऊंगा। ये है। ठीक है, तो डेटा ऐसे ही होता है गाइज। डेटा इज नॉट, अब देखो जब हम लोग ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही यही है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, आप लोग कोर्स कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट, ठीक है ना, तो इट्स ऑल अबाउट डेटा। ठीक है ना, दुनिया का 80% डेटा, जो आज दुनिया में पूरा डेटा है उसका जो 80% है वो पिछले 5 सालों में जनरेट हुआ है। ओवरऑल ये रिसर्च है ये पूरी। ठीक है ना, मतलब मैं भी कहीं से पढ़ के ही बोल रहा हूँ। जो ओवरऑल अर्थ पे जितना मतलब डेटा है उसका 80% पिछले 5 साल में डेवलप हुआ है। पिछले 5 सालों में यानी इतना रिवॉल्यूशन हुआ है, ये लगा लीजिए आप। ठीक है ना, तो इससे पता लगता है कि वाई वी आर डीलिंग, हम क्यों इस फील्ड में आ रहे हैं। या लोग, या लोग जो है अपने प्रोफाइल्स क्यों चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। ठीक है ना, कई हमारे पास कई कैंडिडेट ऐसे आते हैं ऑलरेडी जॉब्स पे हैं बट वो क्यों लेफ्ट करके वहां से जो है, कई मेडिकल फील्ड वाले हैं। ठीक है, और जैसे तुम लोग हो, तुम कौन वाले हो, ये जस्ट डायल वाले हो गए, ठीक है, सेल्स वाले हैं, ये लोग क्यों स्विच कर रहे हैं इस प्रोफाइल में, उसका रीजन है कि फ्यूचर इसी का है। ठीक है ना, फ्यूचर सारा यही है। मैं जैसा बताया 80% डेटा पिछले 5 साल में डेवलप हुआ है। ठीक है, 5 साल में। अब इसके रीजंस मैं आपको पहली क्लास में अक्सर बताता हूँ कि भाई एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट बहुत ज्यादा हो गया, और पॉपुलेशन। ठीक है ना, पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा हो गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो ट्रांजेक्शन्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, डेटा साइज बढ़ता जा रहा है, और ये चलता रहेगा आगे तक। ठीक है ना, तो यही चीज है। तो भाई सीएसवी फॉर्मेट इसीलिए प्रेफर किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें यानी कि सीएसवी, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो फाइल्स में कॉल करा के आपको दिखाऊं कि इन्हें कॉल कैसे कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सीएसवी फर्स्ट। पहले हम सीएसवी फाइल को कॉल करा के देखने वाले हैं। सो आई विल गो दिस ऑप्शन, आई विल गो विद दिस ऑप्शन फ्रॉम टेक्स्ट एंड सीएसवी। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस, और क्लिक करने के बाद यू नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर फाइल जहां भी वो रखी हो। और एक मिनट, सो यू कैन सी हियर, मैंने क्योंकि टेक्स्ट एंड सीएसवी सेलेक्ट किया है तो मुझे कोई भी एक्सेल फाइल नहीं दिख रही है, या तो टेक्स्ट दिखेंगी या फिर सीएसवी। तो मुझे ये जितनी भी ये वाली दिख रही है सीएसवी फाइल है और बाकी की टेक्स्ट फाइल दिख रही है। तो मैंने ये सैंपल सुपर स्टोर, ये एक सीएसवी फाइल है, ये देख लीजिए, इसे इंपोर्ट करा रहा हूं। इंपोर्ट करा के इस बार डायलॉग बॉक्स अलग तरीके से खुला, अगर ध्यान हो पिछली बार अलग तरीके से खुला था।
पिछली बार वो नेविगेटर करके लिख के आ रहा था और यू हैव टू चूज द शीट, आपको शीट चूज करनी थी। इस बार शीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, टेक्स्ट फाइल है तो इसमें शीट होती ही नहीं है। तो इस बार कुछ अलग विंडो खुला है, ये लिख रहा है सैंपल सुपरस्टोर CSV, इससे पता लगता है ये CSV फाइल है। फाइल ओरिजिन, ये फाइल की गाइस एनकोडिंग होती है, इसके टेक्निकलिटी में मत पढ़ना, ठीक है। ये थोड़ा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है कि किस तरह से इसकी जो है एनकोडिंग की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है डेलिमीटर, और आप देखिए इसने खुद, क्योंकि CSV फाइल थी तो खुद ही आइडेंटिफाई करके दे दिया कॉमा। उसे भी पता है कि CSV फाइल में डेलिमीटर क्या होता है, कॉमा होता है। और इसके अलावा एक स्टेप और परफॉर्म होता है यहाँ पे, जो तीसरा सेक्शन लिखा हुआ है, दैट इज डेटा टाइप डिटेक्शन। होता क्या है कि जब आप ये फाइल को, डेटा को लोड करके लाते हो, तो ये बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज उसका डेटा टाइप डायग्नोस कर लेता है, टेक्स्ट है, नंबर है, क्या है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप ऊपर परफॉर्म होने, और होने के बाद आपको बस इसे कर देना है लोड। जब आप लोड करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल टैबुलर फॉर्म में आपके पास आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आ गया है। किस में, हाँ इसमें ये टैबुलर फॉर्म में आता है, प्रॉपर फॉर्मेट एज टेबल जिसे हम कहते हैं, एज फॉर्मेटेड एज टेबल, ये यहाँ पे आ जाता है फिल्टर के साथ, सब कुछ के साथ। जबकि इसका एक्चुअल एक्चुअल जो रूप है वो ऐसा नहीं है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ थोड़ा देर पहले, कि दिखने में ये कुछ ऐसा है जो आप देख रहे हैं, और हर चीज कैटेगराइज हो पा रही है इस डेलीमीटर की वजह से, ठीक है ना। ये वही फाइल है जो हमने लोड की है। अब यहाँ व्यू देख लो इसका, और यहाँ देख लीजिए फर्क, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, क्लियर है बात, ऑलराइट। अब मैं आपको टेक्स्ट फाइल कॉल करा कर दिखाता हूँ, वही वाली टेक्स्ट फाइल जो अभी हमने खोली थी, डेमो नाम से थी। तो मैं डेटा मेन्यू में गया, फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV सेलेक्ट किया, ये रहा डेमो कॉपी, इसे इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद जैसे इंपोर्ट करता हूँ गाइस, इस बार भी वैसे ही उसी तरह का फाइल फॉर्मेट खुला है, वही ओरिजिन दिखा रहा है। डेलीमीटर देखिए क्या आ रहा है, मैंने तो नहीं बताया इसे, इसने खुद आइडेंटिफाई किया है, ये बात याद रखिए। ये एक टेक्स्ट फाइल है, CSV का तो हम मान लेते हैं कि भाई इसे बता दिया गया होगा कि CSV में वैशाली कॉमा होता है, लेकिन टेक्स्ट फाइल का तो नहीं बताया होगा ना। ये उसने खुद आइडेंटिफाई किया है असल में, उसने पूरे डेटा को गो थ्रू किया और उसने पाया कि डेलीमीटर कॉमा है। यानी कि एक मजेदार बात ये भी है कि अगर डेलीमीटर यूनिवर्सली सेम होता है तो ये खुद भी आइडेंटिफाई कर लेगा, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, डिफाइन कहा करते हैं, यस कई बार ऐसी नौबत आएगी। अगर डेलिमीटर क्लियर ना हो तो आपको डिफाइन भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में जब आप क्लिक करते हैं तो देख लीजिए जो जो पॉसिबल डेलिमीटर है ना उसने दे रखे हैं यहाँ पे, कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब, इन सब में से होगा तो आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन लेट से एट द रेट हुआ तो पता है मजेदार बात यही है, एट द रेट को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा और कस्टम में चला दे देगा उसे। और लेट से किसी रीजन से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ऐसा तब होता है जब वो वाली बात जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि यूनिवर्सली सेम होना चाहिए। अगर फाइल में यूनिवर्सली डेलिमीटर सेम नहीं है, कहीं पे भी कुछ छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी है, तो ये आइडेंटिफाई करने से मना कर देगा। और देन उस केस में आपको कस्टम में जाके या इनमें से जो भी होगा डेलिमीटर वो बताना पड़ेगा मैन्युअली, ठीक है ना, वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मोस्टली लोग कॉमा ही हो। नहीं, ऐसा श्योरिटी नहीं दे सकते गाइस, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, इसकी श्योरिटी मैं नहीं दे सकता आपको, ठीक है। ये टोटली आपको बता दूं, वेस्टर्न कंट्रीज में मैं क्योंकि मैंने US UK प्रोसेसेस के लिए काम किया है, वहां कई टूल ऐसे होते हैं जो, अच्छा ये तो पता होगा ना, हर एक सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सपोर्ट हो जाता है, इवन जो अटेंडेंस के लिए पंचिंग मशीन होती है उससे भी डेटा एक्सपोर्ट होता है, पता होगा आपको। तो गाइज वहां पे क्या है कि एक्सपोर्टेशन, कई बार फाइल जो एक्सपोर्ट फाइल होती है वो टेक्स्ट या CSV होती है, वहां डेटा टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल में या CSV में आता है, ठीक है ना। तो मैंने कई ऐसी फाइल देखी हुई है जो टेक्स्ट होती है, असल में उसका ओरिजिन टेक्स्ट होता है या CSV होता है। एक्सेल कहीं कहीं प्रेफर किया जाता है, लेकिन हैवी डेटा के केस में एक्सेल नहीं प्रेफर किया जाता। हम्म हम्म। हाँ हाँ, सबको कैसे लिखना है? वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा, जैसे यहाँ पे कॉमा किया है इसने,
मैंने तो नहीं बताया ना इसे कि मेरी टेक्स्ट फाइल में कॉमा डेलिमिटर है, ये खुद आया है, ये तो आपने भी देखा। तो वो मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या होगा। मैं आपको एक फाइल जरूर ऐसे लोड करा के दिखाऊंगा। इसे मैं अभी लोड करा दे रहा हूँ दिखाने के लिए। ये लोड किया और देखिए कैटेगराइज होके आ गया डेटा, ठीक है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा अभी, और इस तरह की एक फाइल जरूर आपको दिखाऊंगा इंसर्ट करा के। एक और फाइल कॉल करा रहा हूँ। ये तो यहाँ पे तो कॉमा था डेलिमिटर, और फाइल का नाम था डेमो कॉपी। एक दूसरी फाइल थी हमारी जिसका नाम था डेमो, उसमें टैब था शायद, करेक्ट है ना, टैब था डेलिमिटर। मैं वो फाइल कॉल करा रहा हूँ ताकि आपको वेरीफाई हो जाए ये चीज। तो ये रही डेमो फाइल। इस बार इंपोर्ट करते हैं। अब देखो डेलिमिटर में क्या आ रहा है, करेक्ट है। मैंने तो नहीं बताया उसे, ये उसने खुद कंपाइल करके निकाला है वहां से। यानी कि आइडेंटिफाई कर सकता है, ये इतना स्मार्ट है एक्सेल कि ये डेलिमिटर को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ठीक है, ये खुद उसने टैब बता दिया और बात खत्म। बस आपको इसे कर देना है लोड, और ये डेटा आ जाएगा यहाँ पे। अब उस केस में चलते हैं जहां पे डेलिमिटर कई बार क्या हो सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी हो सकती है डेलिमिटर को लेके, खराब है या कुछ। ऐसी बहुत ज्यादा फाइल्स तो नहीं है मेरे पास, बट एक फाइल जरूर है। ट्राई दिस। ओके, ये एक फाइल है कोड कंट्री रीजन के नाम से, इसमें कंट्रीज वगैरह के नाम वगैरह है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, वैशाली, यहाँ पे क्या दिख रहा है डेलिमिटर? श्योर हो? किसी के दिमाग में आया कॉमा? दोनों कौन बोल रहे हैं? देखो, नहीं नहीं नहीं, दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये अभी हमने अब तक पढ़ लिया है जितना, कोई एक ही हो सकता है डेरिवेटिव। टैब ही है, कॉमा से तो वो सेपरेट हो रहा है। अफगानिस्तान कॉमा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, ये एक ही चीज है, एक ही एलिमेंट हो, ठीक है ना। हाँ, एक ही सेल में कह लो आप उसे चाहे। तो यहाँ पे डेलिमिटर टैब है। इस फाइल को कॉल कराने वाला हूं मैं एक्सेल के अंदर, अभी देखिएगा। तो इसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि डेलिमिटर क्या है, टैब। तो मैं इस फाइल को सोर्स में जाके, ये रही कोड कंट्री रीजन, और इसे करा देता हूं इंपोर्ट। अब देखो, नहीं कर पाया, और अभी तक कर रहा था। क्या क्या लग रहा है, क्यों हुआ ऐसा? कॉमा की वजह से हो रहा है क्या ये? हैश तो टाइटल में था। वापस ओरिजिनल फाइल में चलते हैं। इसमें श्योरली डेलिमिटर टैब ही है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है। इस फाइल के एंड में चलिए, ये क्या हो रखा है, जहां पे ये जीजी लिखा है, जेड जेड, उसके बाद टैब देके इसको अगली वैल्यू लिखनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पे एंटर हिट किया गया है, यहाँ पे सिमेट्री बिगड़ गई, ठीक है, इसीलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। सिंपल लॉजिक है, नीचे वैल्यूज नहीं है, इसके जेड जेड के बाद सीधे एंटर हिट हो रहा है, ठीक है ना। और ये इतनी छोटी सी बात की वजह से डेलिमिटर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इससे पता लगता है कि डेलिमिटर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंस रखता है। ये जो जेड जेड देख रहे हो ना आप लास्ट वैल्यू, उसके ठीक बाद एंटर होके फिर दोबारा जेड जेड लिखा गया है, और फिर एक्स के लिखा गया है। यानी कि जेड जेड से आगे अगर टैब 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 दिया होता, नल 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 लिख के, नल 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 लिख के अगर टैब दिया होता, तो ये आइडेंटिफाई कर लेता कि हाँ वहां पे नल लिखा होता। यहाँ पे उसने ऐसा नहीं किया, उसने एंटर दे दिया सीधे और नीचे चला गया। तो यहाँ पे असल में इसी वजह से एक्सेल इसे आइडेंटिफाई करने में, मतलब कर नहीं पा रहा है कुल मिला के बात। हाँ, मतलब कोई वैल्यू खाली देके कॉमा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, या डेलिमिटर हो, मतलब खाली देके और कॉमा दे दो उसमें, ये था। तो यहाँ पे उसको टैब 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 दे देता हो तो मान जाता हो। उसने टैब भी नहीं दिया, उसने एंटर करा हुआ सीधे, समझ गए। वो आगे टैब भी नहीं दिया, उसने बैकएंड टैब भी दे देता ना, वो मान लेता। तो टैब दिया ही नहीं है उसने, कुल मिला के बात। इसी वजह से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ये इस तरह के केस में, हाँ, ये जो फिक्स विद दिखा रहा है, ये उसने खुद ही जजमेंट दी होगी और खुद कंफ्यूज होके ये दे दिया उसने, जो कि गलत है। इसको अगर मैं टैब कह देता हूं, यहां पे हमें डिफाइन करना पड़ता है इस तरह के केस, डेलिमिटर।
रादर देन वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है अगर यूनिवर्सली सेम चल रहा है। क्लियर हुआ? पक्का पक्का? कोई डाउट? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रही है बातें, समझ आ रहा है ना? देखो बिल्कुल बहुत ही स्वीट एंड सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं ये चीजें, और ये हमेशा काम आएंगी, ये बात याद रखिएगा। आज पढ़ रहे हो या आखिर तक, जब तक डेटा फील्ड में हो, ऐसे ही यही चीजें रहेंगी, हमेशा देखने को यही मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना? तो डेलीमीटर का रोल ये है। अभी तक क्या क्या पता चला? एक तो टेक्स्ट फाइल में डेलीमीटर होना चाहिए, तभी हम एक्सेल में कॉल करा सकते हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात हमें पता चली डेलीमीटर यूनिवर्सली सेम होना चाहिए, तो खुद ही एक्सेल आइडेंटिफाई कर लेता है। और तीसरी बात यही है कि अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, लेट से कोई ऐसा डेटा आ गया तुम्हारे पास, तो भाई फिर प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। हेलो, एक मिनट दीजिएगा guys। ठीक है। सो आइडेंटिफायर यानी कि डेलिमिटर इज द की। और जैसे ना कई बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने भी किया है, कई बार हम फ्रीलांस काम करते हैं जैसे, तो हम इस वजह से, क्योंकि सीएसवी में डेटा होता है ना, तो हम ना पहले सैंपल डेटा मंगाते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं कि सैंपल भेजे हमें पहले। उसका रीजन यही होता है, हमें ना देखना होता है उसके अंदर कि डेलीमीटर को लेके एरर तो नहीं है। मान लो सोर्स फाइल में 10 लाख रोज है और कई लाख में डेलीमीटर इशू है, तो भाई ये सोचो, उसको तो ठीक करते करते ही जो है तुम मर जाओगे। खुद सोचो ये चीज, असल में उसमें कोट करना पड़ता है ना फिर मेल गार्ड पे। तो उसमें क्या होता है, इसको समझिएगा, बात होती है पैसों की। भाई काम के हिसाब से आप पैसे कोट करते हैं कि भाई इतना लेंगे, है ना? तुमने बोल दिया कम, और तुम्हारे पास आई फाइल, उसमें गार्बेज ही गार्बेज। ठीक है, एनालाइज करना तो बाएं हाथ का काम है, टूल्स का काम है, सारा कर लोगे। लेकिन भाई डेटा कैसे सेट करोगे? सबसे पहले तो डेटा है, ऑब्वियसली इस केस में मैनुअल जाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपको वो फाइल ठीक करनी पड़ेगी, पता है? और उसमें और क्या हो सकता है बताओ? वैसे है, इंतजाम है, पर वो एरर, टाइप ऑफ एरर पे भी डिपेंड करता है। कई चीजें आसानी से ठीक हो जाती है, कईयों में टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो ये चीज होती है, इसलिए बहुत क्लियर होना चाहिए इसमें, मतलब डेटा जहां पे भी टेक्स्ट या सीएसवी सुनो, उसमें सैंपल जरूर देखना बनता है भाई। ठीक है ना? एक्सेल में एरर हो ना, वो इजी एक्सेसिबल है, एक्सेल में ठीक हो जाती है क्योंकि सेल वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे भाई बहुत बुरा फंस जाओगे अगर टेक्स्ट और सीएसवी ले लिया, ना कमिटमेंट पूरा होगा ना पैसे मिलेंगे, सीधी बात। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए डेलिमीटर बहुत ही प्री डिफाइंड चीज है, और इस पे क्लियर लेके चलना भाई। ठीक है। हाँ सी, वी कैन डू दैट। ये एक्सेल फाइल भी गाइस सेव एज हो जाती है, ये भी बता दूं आपको मैं। ठीक है ना? इसके लिए जस्ट नीड टू F12 इट। ये F12 किया मैंने इसे, और यहाँ पे डेटा टाइप में ये जो नीचे सेव एज टाइप आता है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है सीएसवी। सीएसवी कॉमा डेलिमिटेड, ये सेलेक्ट किया, और इसे आप कहीं पे भी जाके सेव कर दीजिए, तो ये सीएसवी फॉर्मेट पे सेव हो जाती है, यानी आप एक नॉर्मल एक्सेल फाइल को सीएसवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैक के लिए अलग होता है, ये सारा एनकोडिंग का खेल है। ठीक है। ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह की एनकोडिंग होती है। पुराने सिस्टम में अलग तरह की एनकोडिंग होती थी, ये नए सिस्टम है उनके लिए अलग है। तो डॉस बेस दिख रहा होगा, हो सकता है आईबीएम वर्जन मिल रहा हो सकता है मैक का भी सीएसवी वर्जन हो वहां पे। ठीक है ना? तो नॉर्मल सीएसवी आप करके कॉमा डेलिमिटेड करके सेव कर सकते। क्लियर है बात? तो गाइज एक 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे, ड्रिंक ब्रेक, किसी को पानी वानी पीना है पी लीजिए, उसके बाद आगे आगे और भी इंटरेस्टिंग है।
सो आई होप सब लोग वापस आ गए हैं। एक पॉपुलर वेबसाइट है गाइस, वर्डोमीटर। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए यार। इस वेबसाइट का रेफरेंस बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज, अगर न्यूज चैनल में भी देखा होगा तो वर्डोमीटर के रेफरेंस से आपको कई फैक्ट्स बताए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अभी जो डेटा देख रहे हैं ये ज्यादातर जाना जाता है पॉपुलेशन के लिए। ये लाइव डेटा चल रहा होता है, आप लोग देख रहे होंगे कैसे ग्रोथ हो रही है। डेटा का साइज क्यों बड़ा हो रहा है, उसका रीजन ये है सबसे बड़ा। ठीक है। इट्स 8.0 इंटू 10⁹ दिस इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज, है ना। तो इस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, आज जो बर्थ हो गए हैं इट्स 1,70,650। हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में। और आज जो डेथ हुई है इट्स 85,460। यस, डेथ रेट बिल्कुल हाफ है। ठीक है। और इस साल कितने बर्थ हो गए, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे चल रहा होता है, और एक ऑथेंटिकेटेड रेफरेंस है ये बता दूं आपको। ठीक है। इसमें नॉट ओनली पॉपुलेशन, ये और तरह का भी डेटा कलेक्ट करते हैं, लाइक कोविड का पिछले 2 साल से जो मनुष्यत चल रही है, तो उसका भी ये जो है डेटा रखते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं पूरा कि कितने केसेस हुए वर्ल्ड वाइड, कितने रिकवर हुए, कितनी डेथ हुई है, पूरा रिकॉर्ड ये रुका हुआ है। ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है। और लेकिन ये कंटिन्यू पॉपुलेशन कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। ओके, और मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। भाई बिल्कुल रेटिंग लिस्ट में आप देख रहे होंगे हम लोग किसी से कम नहीं है, वी आर एट 2। और बहुत जल्द हम लोग चेज करने वाले हैं। ठीक है। एंड द आइडिया बिहाइंड दिस, यहाँ पे देखिएगा, चाइना और अगर इंडिया का पॉपुलेशन कंपेयर करो तो ग्रोथ रेट इशू है, पता है। ये 8 है, अभी देखिए ये 9 हो गया, ये 80 है, ये 10 हो गया, ये 80 है। करेक्ट है। सो दिस इज द ओनली रीजन कि हम चाइना को बीट करने वाले हैं बहुत जल्द। वैसे मैंने इसका एनालिसिस किया है, करीब 2026 वो साल होगा, 2026 या 25, जब इंडिया चेज कर लेगा। ठीक है। पर अगर मेहनत करें और जल्दी तो मे भी, है ना, इसी साल हो जाए। ठीक है। ये तो सारा उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। सो इट्स टोटली सब्जेक्टिव। खैर, अब इससे देखो, ये लाइव डेटा है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो डेटा एनालाइजेशन के लिए आता है वो इंटरनेट पे रखा होता है, क्लाइंट की वेबसाइट पे। ठीक है, हो सकता है ऐसा, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि वो वेबसाइट पे रखा है डेटा, और क्लाइंट कह रहा है कि उस डेटा को कॉल उठा के आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो एक काम यहाँ पे, लेट्स से मैं इसके लिए पॉपुलेशन बाय कंट्री पे जाता हूँ। ठीक है। ये नीचे दिया हुआ है ये फिल्टर, मैंने पॉपुलेशन बाय कंट्री सेलेक्ट किया। ये टेबल आ गई यहाँ पे। अब ये टेबल मुझे चाहिए एक्सेल में, तो ये काम सबने किया है कभी ना कभी। ठीक है। ऐसे करके टेबल आपने उठाई, कॉपी की, और एक्सेल खोला अपने सिस्टम में, सेल 1 पे रख के और पेस्ट कर दिया। अब डेटा तो आ गया, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, एक और चीज, फॉर्मेट बहुत ही गंदा है इसका, है ना। इसको अब वेल फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, दिखने में थोड़ा स्टैंडर्ड लगे, है ना। ये सब में मेरा बहुत ज्यादा टाइम खराब हो गया। सो दिस इज नॉट द राइट मेथड। एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको लेट से ये टेबल चाहिए, ये टेबल रिक्वायर्ड है, कोई भी पर्पज हो सकता है। आप नोट्स बना रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट बना रहे हो कॉलेज का, या एनालिसिस कर रहे हो, आपको क्या करना है कि जिस जिस वेब पेज पे ये टेबल है उसको खोल लेना है। खोलने के बाद इसका यूआरएल कर लीजिए कॉपी। ठीक है। यूआरएल कर लीजिए कॉपी, और उसके बाद एक्सेल पे आइए, एक नई शीट लीजिए, डेटा मेन्यू में आइए, और कहिए फ्रॉम वेब। जस्ट क्लिक ऑन दैट, यूआरएल को कीजिए जो कॉपी किया था उसे पेस्ट, और ओके। एक प्रीव्यू जनरेट होगा उस वेब पेज में। हो सकता है एक से ज्यादा टेबल हो, कई टेबल भी हो सकती है, जितनी भी टेबल होंगी लिस्ट आएंगी। आपको देखना है आपकी वाली कौन सी है, जो आपको दिख गई ये रही, आप उसे कर दीजिए लोड।
और जैसे इसे लोड करोगे गाइस, बिल्कुल वेल फॉर्मेटेड टेबल फॉर्म में, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसमें और इसमें कितना फर्क है, समझ गए बात। तो आज से कभी भी डेटा ऐसे कॉल नहीं कराओगे, ठीक है, ये चीज है। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और जुड़ जाता है जो इतने देर से पढ़ रहे हैं, लाइव कनेक्शन। इंटरेस्टिंग ये है कि कल को ऑब्वियसली पॉपुलेशन का डेटा चेंज हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो लिंकिंग भी मिल गई, लाइवनेस भी मिल गई, रिफ्रेशेबल है डेटा, और वेल फॉर्मेटेड तो आ ही गया, करेक्ट है ना। तो डेटा हमेशा इस तरह से कॉल कराइए। दूसरा, लाइव कनेक्शन नहीं चाहिए तो उसका रास्ता मैं बता चुका हूं, टेबल आ चुकी है, कनेक्शन नहीं चाहिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए, कनेक्शन विल बी डिलीटेड। यानी कि आपकी चॉइस है कि आप लाइव रखना चाहते हैं या एक्सट्रैक्ट। देयर आर टू मोड्स, डेटा कनेक्टिविटी के दो मोड्स होते हैं गाइस। एक होता है लाइव और दूसरा होता है एक्सट्रैक्ट। लाइव का मतलब डेटा होगा रिफ्रेशेबल, और एक्सट्रैक्ट का मतलब होगा डेटा जो है स्टैटिक, फिक्स, ठीक है ना, नॉट रिफ्रेशेबल, नो कनेक्शन। और ये होगा कनेक्शन विद सोर्स। सही है। तो ये दो मोड होते हैं, लाइव रखेंगे या एक्सट्रैक्ट, ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की नीड पे जिस पे आप काम करते हैं। क्लियर है ये बात, पक्का पक्का। तो देखिए वेब से कितनी आसानी से डेटा कॉल कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत ही इफेक्टिव है और काम आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सोर्स का डेटा आप यहाँ पे कॉल करा सकते हो, ठीक है। डेटाबेसेस के लिए एक एग्जांपल है मेरे पास वैसे, लेट मी फाइंड द फाइल फर्स्ट। ये फाइल क्या लग रहा है, कौन सी फाइल है? थैंक यू। क्या टाइप लग रहा है फाइल का? क्या टाइप है? किसी ने नहीं देखा है आज तक? अच्छा एक बात बताओ, एक टूल का नाम बोलूंगा, ऑनेस्टली बताना, एमएस एक्सेस किस किसने पढ़ा है स्कूल में? वही वही स्कूल की याद दिला रहा हूँ, इसलिए कहा मैंने सही सही बताना। एमएस एक्सेस नहीं याद है? एमएस एक्सेस गाइस एक डेटाबेस टूल होता है, ये वही फाइल है, ठीक है। ये एक एमएस एक्सेस फाइल है, ये लेटेस्ट वर्जन में एमएस एक्सेस देते नहीं है असल में। जो भी आप लोग नए लैपटॉप लेके आए हो, ठीक है ना, उसमें एक्सेस मिलता ही नहीं है अब। हाँ, नहीं एक्सेल तो पहले से था, पहले एक्सेस जनरल यूज होता था, अब एक्सेस इतना यूज नहीं होता, स्कूल तक ही है इसकी पढ़ाई, इससे आगे कोई नहीं पढ़ाता इसे। खैर जो भी है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ आपको कि ये दिखती कैसे है। ये खोला मैंने एमएस एक्सेस, ये रही ऑर्डर शीट, डबल क्लिक किया इस पे, तो ये भी एक्सेल जैसे ही दिख रहा है, करेक्ट है। क्या प्रॉपर्टी है जो ये एक्सेल जैसे दिख रहा है? यस, टेबल, यहाँ पे भी डेटा टेबल फॉर्म में ही है, सही है। और जब मजेदार बात यह है कि टेबल फॉर्म में आया तो इट इज इजी भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसे कॉल करा सकते हैं, सही है। तो ये वाला डेटा भी मैं आपको कॉल करा के दिखाने वाला हूँ, और वो तो देख के ही पता लग रहा है कि ये भी कॉल हो ही जाएगा, ठीक है। सो ये गए हम डेटा ऑप्शन में, एंड मैंने सेलेक्ट किया गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेसेस, क्योंकि ये एक डेटाबेस फाइल है। और ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, इस पे क्लिक करूंगा, और सोर्स में आके ये रही डेटाबेस फाइल, सुपर स्टोरेज डेटाबेस, इंपोर्ट करता हूँ। तो ये प्रीव्यू जनरेट होता है, यहाँ पे दो टेबल्स हैं, वो दोनों का प्रीव्यू दे रहा है, मुझे ये वाली ऑर्डर्स वाली चाहिए, इसे लोड कराऊंगा, एंड डेटा इज हेयर, आ गया, सही है। तो इस तरह से देखिए किसी भी फॉर्मेट का डेटा आप, किसी भी मतलब टैबुलर फॉर्मेट का, किसी भी टैबुलर फॉर्मेट का डेटा आप यहाँ पे ला सकते हैं, इससे ये बात प्रूफ होती है।
क्लियर है ये बात? ठीक है, हाँ बताएं। हम्म। नहीं, पहले पता होना जरूरी है भाई ये चीज। इसका कोई वही नहीं है कि पहले आपको पता होना चाहिए वो। आप अगर आप कहें मुझे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल यहाँ पे कॉल कराओ, तो लेट्स से मैं गया डेटा में, अब पहले मेरे पास फाइल होगी कि नहीं पता नहीं, कोई ऐसी फाइल। लेट्स से पैराग्राफ कॉपी किया मैंने, और एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ। ये देखिए, इसमें तो टेबुलर नहीं है ना, और इसे कर रहा हूँ डेस्कटॉप में सेव। ये हो गई डेस्कटॉप में सेव। इसे कॉल कराता हूँ एक्सेल में। यहाँ पे डेटा है ना, डेलीमीटर है, और डेलीमीटर नहीं है तो टेबुलर फॉर्म है ही नहीं। सिंपल बात है, डेलीमीटर है ही इसलिए कि भाई वो टेबुलर फॉर्म में माना जाएगा फिर। अब मैं इसे टेक्स्ट ऑप्शन से कॉल कराता हूँ इस फाइल। ये आ गया, वन नंबर अलग किया इसने, व्हाट इज द, और रोल ऑफ द, अपने 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 हिसाब से कुछ भी जजमेंट दे दी। अब सिंपल है कि भाई इसमें डेलीमीटर है ही नहीं तो मैं क्या डिफाइन करूं, इजंट इट? या मैं इसे जीरो कर दूं तो ये एक ही सेल में आ जाएगा। ये समझ गए बात? इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता क्योंकि डेलीमीटर डिफाइन ही नहीं है, तो ये डेटा सही से आ भी नहीं सकता। बात ये है, वो पूरा टेक्सचुअल डेटा है, तो इस तरह का डेटा नहीं कॉल कराया जा सकता। इसलिए हमें डेलीमीटर जरूरी है भाई, बिना डेलीमीटर के डेटा कॉल होगा नहीं। होगा तो ऐसा होगा वो। अब इसका मैं लोड करा दूं तो क्या आ गया इससे, ये आ गया बस, एक ही कॉलम में वो डेटा आ गया सारा का सारा। ठीक है ना? तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, तो डेटा प्री डिफाइंड होगा तभी आ पाएगा, रादर देन आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी या किसी भी तरह की फाइल हम कॉल करा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और डेलिमीटर यहाँ पे इससे पता लगता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है। और डेटा भले ही खराब हो सही हो वो छोड़ दो, वो तो एनालाइजेशन का सब्जेक्ट है, पहले तो डेलिमीटर सही होना चाहिए। सही है ना, वो तो बात का काम है, उसको तो देख लेंगे भाई। पहले आपका डेलिमीटर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें दिक्कत है यानी कि फिर पूरी सोर्स फाइल में दिक्कत है, देन उस केस में आपको उसको मॉडिफाई या ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, आपके ग्रुप में ये सारी टेस्ट फाइल में भेज रहा हूँ, सो दैट आप इसे टेस्ट कर सकें। ये जो डेटाबेस फाइल है, अगर आपके उसमें एक्सेस इंस्टॉल नहीं होगा तो इसका आइकन नहीं दिखेगा, बट मजेदार बात ये कॉल जरूर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं होने के बावजूद भी कॉल हो जाएगा। हाँ, कॉल हो जाएगा एक्सेल में, तो ये ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी वेब यूआरएल मैंने आपको बताया, वर्डोमीटर एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। ठीक है, इसको, इसका डेटा आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं वो लाइव कनेक्शन वाली बात एक बार बस आपको वेरीफाई करके समझा दूं। तो एक बार वापस इधर आइएगा, और कुछ कनेक्शंस डिलीट कर लेते हैं, कनेक्शन से भाई हैवी भी होती है फाइल। ये देखिए, कोड कंट्री रीजन फाइल है, ये वही वाली फाइल है।
जो मैंने यहाँ पे कॉल कराई है, इसमें लास्ट में वो एरर थे, याद होगा आप, ठीक है ना, वो लास्ट में 2 वैल्यूज थी जो इस तरह से आ रही थी, ठीक है। अब 2 प्रैक्टिसेस दिखाने वाला हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से इसकी ओरिजिनल फाइल में डेटा अपडेट हुआ। अपडेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली इनको कॉपी पेस्ट करके यहाँ नीचे ऐड कर देने वाला हूं, ठीक है। ये डेटा मैंने ऐड कर लिया और कंट्रोल एस करके इसे सेव कर दिया। ऑब्वियसली अब एक्सेल फाइल में अगर मैं इस करेक्शन को रिफ्रेश करूं, ये देखिए तुरंत आ गया डेटा, यानी कि ये मेरी वो वाली बात वेरीफाई हो जाती है कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है, रिफ्रेशेबल डेटा है, सोर्स में कोई भी चेंज होगा या ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। और मैं वहां से हटा दूंगा तो हट भी जाएगा भाई। और कंट्रोल एस किया और अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, ठीक है। एक बात तो इससे एक क्लियर, ये तो क्लियर हो गया कि भाई रिफ्रेशेबल डेटा है, ठीक है। पॉइंट 1 ये साबित हो जाता है इसके साथ, यानी कि जैसे वेब से किया हुआ आपने, अगले दिन वहां डेटाबेस में चेंज आएगा और वैल्यूज चेंज होंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब लेट से ये शीट में ये लास्ट की 2 वैल्यू गार्बेज है। मान लेते हैं कि ये डेटा आपके पास एनालिसिस के लिए आया हुआ है, आपने इसे कॉल कराया, कॉल कराने के बाद आपको लगा ये 2 वैल्यूज आपको नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, सोर्स से डिलीट कर दें इसे? बिल्कुल, ये अब इतने समझदार तुम हो गए हो, सोर्स से हम कर नहीं सकते, ये अलाउ नहीं होता हमें इनके अंदर, तो यहां से डिलीट कर दूं। वेरी गुड, तो यहां से इसे उठा के क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, यानी यहां से ये मेरी कॉपी में क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, सोर्स में नहीं हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, मैंने डिलीट तो कर दिया, जब ये रिफ्रेश होगा पर मुझे लिंकिंग भी चाहिए बॉस, ये प्रॉब्लम है, इजंट इट, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे लिंकिंग भी चाहिए और मुझे चेंज भी करने हैं, ये चीज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गई। गाइस यहीं पे एक नया फीचर आता है जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। इसको समझाने के लिए वापस आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं और थोड़ा गौर दीजिए, गौर फरमाइएगा इधर। लेट से ये आप लोगों का सोर्स डेटा सेट है, ये वो CSV फाइल है, ठीक है। और इधर ये है आपकी एक्सेल फाइल जिसमें आपने डेटा को क्या कर रखा है, कॉल करा रखा है, सही है। अब ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। ये कनेक्टेड है इससे, आपने क्या किया, डेटा कॉल कराया, उसमें से 2 लाइनें क्या की, एलिमिनेट की। अब रिफ्रेश करने के लिए ये रिक्वेस्ट जाएगी ऐसे इधर, और यहां से पूरा का पूरा डेटा उठ के इधर आ जाएगा। तो भाई लिंकिंग जब तक रहेगी तब तक आप चेंज नहीं कर सकते, और चेंज तब कर सकते हैं यानी कि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों पॉइंट लिंकिंग और चेंजमेंट दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और हमें दोनों ही चाहिए, कॉन्फ्लिक्शन है बट हमें चाहिए दोनों। करेक्ट बात है, ये तो समझ में आ गया ना ऐसा क्यों हो रहा है, जो अभी तक हमने पढ़ा है। गाइस यहीं पे फीचर में आता है बीच में पावर क्वेरी एडिटर। ये काम करता है, ये एक लेयर है, एक सॉफ्टवेयर इंजन है जो कि MS एक्सेल में काम करता है। अगर आप यहां चेंज कर रहे हो फाइल में तो रिफ्रेश करते ही वो वापस आ जा रहा है, और कनेक्शन टर्मिनेट कर दे तो रिफ्रेशेबल नहीं रहता, यानी कि हमें डेटा लाइव भी चाहिए और चेंजमेंट भी करना है, मॉड्यूलेशन भी करना है उसमें। ये दोनों प्रॉपर्टीज कैसे एक साथ एक दूसरे को अपोज करती है, कैसे अचीव होंगी, उसके लिए पावर क्वेरी एडिटर दिया गया है। देखिए सोर्स में तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो यहाँ करेंगे नहीं,
और इसमें चेंज कर रहे हैं तो वो वापस आ जा रहे हैं, यानी इसमें भी नहीं करेंगे। हम सारे के सारे चेंज करते हैं पावर क्वेरी एडिटर। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। पावर क्वेरी एडिटर अगर सीक्वेंस की बात करें तो ये समझ लीजिए एक्सेल से पहले आता है। आपने जो स्टेप परफॉर्म किए वो यहां पे किए, अब दोबारा रिफ्रेश की रिक्वेस्ट जाएगी लेट से, तो वो पावर क्वेरी एडिटर से होते हुए जाएगी। और पावर क्वेरी एडिटर में आपने वो नीचे की 2 रो हटा रखी है लेट से, तो वापस रिफ्रेश जब आएगी रिक्वेस्ट तो भी कहां से होके आएगी, पावर क्वेरी एडिटर से। और पावर क्वेरी एडिटर में वो स्टेप परफॉर्म होगा कि 2 रो हटा दो, उनको परफॉर्म करते हुए डेटा आपको रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह से काम करता है पावर क्वेरी एडिटर। समझ गए आप बात? इसको समझाने के लिए जो मैंने बात यहां पे अभी एक्सप्लेन की और समझाई, मैं डिट्टो यही करके दिखा रहा हूं आपको। मुझे ये 2 लास्ट की रोज एलिमिनेट चाहिए, कनेक्शन भी लाइव चाहिए, सोर्स में चेंज कर नहीं सकता, पावर क्वेरी एडिटर में इसको जाके चेंज करने वाला हूं। देखिएगा, ये क्वेरीज एंड कनेक्शन ऑप्शन है, इस पे अगर राइट क्लिक करके एडिट करते हैं तो आपके सामने खुल के आ जाती है पावर क्वेरी एडिटर विंडो। पावर क्वेरी एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर और इंजन दैट इज यूज्ड to clean data and as well as for modulation of data. With the help of Power Query Editor, हम डेटा की क्लेंजिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, डेटा में मॉड्यूलेशंस करते हैं। मॉड्यूलेशन मतलब चेंजमेंट्स, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड हो। अब देखो यहाँ पे जब मैंने लोड कराया तो प्रॉपर्टीज में राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे बेसिकली उसका नाम लिखा आ रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ से नाम चेंज कर सकता हूँ। अप्लाइड स्टेप में जो भी आप स्टेप परफॉर्म करोगे यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, ठीक है। ये प्री डिफाइंड स्टेप है जो पहले से परफॉर्म है, ये आप लोड कराते समय खुद ब खुद परफॉर्म हो जाते हैं बैकग्राउंड में। याद है वो विंडो खुल के आता है, बेस्ड ऑन वो डेटा टाइप डिटेक्ट करता है और डेलिमीटर बता रहा होता है। वो सब पॉसिबल हो पाता है इसकी हेल्प से, ठीक है ना, वो इसकी हेल्प से होता है। तो यहाँ पे ये पहले से परफॉर्म हो रखे हैं। अब मेरे साथ कंसर्न ये है बिडालिया कि मुझे लास्ट की 2 रो एलिमिनेट करनी है। ये 2 देख रहा है, ये 2 कल्प्रेट हैं लेट्स से, मुझे ये हटानी है। तो मैं यहाँ पे आया, रिमूव रोज ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे गया और मैंने कहा रिमूव बॉटम रोज। पूछता है कितनी रो हटाऊं, मैंने कहा 2 हटा दे। अप्लाइड स्टेप पे नजर रखिएगा, जैसे ही ओके करता हूं वहां पे एक स्टेप परफॉर्म हो गया, रिमूव बॉटम रोज। और कितनी रो उसमें रिमूव की है मैंने, 2। अब वापस व्हाइट बोर्ड में आओ, ये 2 स्टेप यहाँ पे एक स्टेप परफॉर्म हो गया लेट से। जब रिफ्रेश रिक्वेस्ट जाएगी तो यहीं से जाएगी और आते हुए इन दोनों को परफॉर्म करते हुए आएगी, यानी कनेक्शन भी बना रहेगा और चेंजेस भी हो जाएंगे। अब देखिए इसे क्लोज एंड लोड कर रहा हूं, हट गए, ये देखिए 2 हट गए हैं बॉटम के। अब कितना ही रिफ्रेश कर लो कभी वापस नहीं आएंगे। तो पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से हमें ये चीज अचीव हो रही है। यस, सोर्स से लिंकिंग भी मिल रही है और चेंजमेंट भी कर सकते हैं, और चेंजमेंट हो रहे हैं टेम्परेरी। मजेदार बात ये है, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि दोनों रोज डिलीट हो गई हैं, ये डिलीट नहीं हुई, ये टेम्परेरी डिलीट है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि आप कभी भी यहाँ आके इवन साल भर बाद, 2 साल बाद, और ये स्टेप को अंडू कर सकते हो, या स्टेप हटाते ही वो दोनों रोज वापस आ जाएंगी। बिल्कुल पूछिए बिडालिया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही क्वेश्चन है। उस केस में बॉटम रोज नहीं हटा सकता बिडालिया मैं, लेट्स से। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, आप लोग समझे बिडालिया क्या कह रहे हैं। बिडालिया कह रहे हैं कि नीचे से अगर कुछ करेक्शंस हुए इसमें, प्रोजेक्टर इज ओवर हीटिंग, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। नहीं नहीं, मिड तो तब भी एक बार तो चलेगा बिडालिया, लेकिन मैं आपको एंड वाली बात पहले डेटा अपडेट होता है लेट्स से ये। इसको ऐसा एक एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल ये मान के चलते हैं, जैसे बिडालिया ने कहा, बहुत अच्छा सवाल था ये और मैं इस पे आने ही वाला था, उसने खुद ही पूछ दिया ये। डेटा जब अपडेट होता है तो कहाँ, ऊपर से ऐड होता है नीचे से,
केस पे डिपेंड करता है, ज्यादातर नीचे से ही होता है, एक ही तरफ से होगा, या तो ऊपर से या नीचे से, फिक्स होगा ना। लेट से नीचे से डेटा ऐड होता है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम दो, प्रोजेक्टर ठंडा हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या है, लेट से आप आए, आपका ये डेटा डेली अपडेट होता है, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या किया, बॉटम से 2 रो हटा दी, 2 नहीं 6 है वैसे कल्प्रेट वहां पे, तो मैं बॉटम से 6 रोज रिमूव कर रहा हूँ बिडालिया। सरनेम बिडालिया, इंट्रोडक्शन दो अपना, मतलब क्या फील आया सुन के, ये बताओ। तुमने सोचा किसी स्टूडेंट का नाम तो नहीं है, सरनेम है बिडालिया, जैसे अंबानी टाटा बिरला होते हैं ना, बिडालिया भी वैसे ही होते हैं, इसलिए मैं बिडालिया बोलता हूँ उसे। ठीक है, सो यू कैन सी हियर ये 6 रोज मैंने एलिमिनेट कर दी नीचे से, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब पॉइंट ये था, तुम्हारे फोन ही नहीं रुकते हैं, पता नहीं कितने बिजी हो तुम लोग, ठीक है। सो लेट से इसमें डेटा नीचे से एंटर होता है बिडालिया, जो तुम कह रहे थे भाई, हर दिन आके बंदा इसमें डेटा एंट्री वाला ऐड करता जाता है, वो डेटाबेस से लेके आता है, उन ट्रांजेक्शन को नीचे पेस्ट करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्जी थोड़ा सा फेक एंट्रीज कर रहा हूँ, इस हिस्से को कॉपी किया मैंने, और एंड में आके इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। एक बात बताओ बिडालिया, स्टेप क्या परफॉर्म किया गया, मतलब वो क्या रिमूवल में क्या कहा मैंने उसे, रिमूव करते हुए क्या स्टेप है वो, बॉटम से 6 हटाओ। अब बॉटम 6 कौन है, बस यही होने वाला है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, इससे पहले सेव करें, एंड रिफ्रेश करता हूं, जैसे ही गड़बड़ हो गई, एरर वापस आ गई, और उसने बॉटम 6 के नाम पे अब वाली जो बॉटम 6 है वो हटा दी। ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, ये आपको खुद सोचना है कि डेटा कैसे अपडेट होता है। ये रियल सिनेरियो पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था असल में, कि रियल सिनेरियो पे आपको पता होना चाहिए डेटा कैसे अपडेट होता है। आपको पता है अगर नीचे से अपडेट हो रहा है तो बॉटम रो से नहीं हटा सकते। यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई, वो 6 रोज वापस आ गई, क्योंकि अब आपने ये नहीं कहा है इन रोज को हटाओ, आपने कहा है बॉटम 6 को हटाओ। आपके आपने जो डिफाइन किया है उसे कीवर्ड, आपने कहा है बॉटम 6 हटाइए, तो बॉटम 6 इस बार कोई और है, तो उसने वो एलिमिनेट कर दिया भाई। वो तो कमांड फॉलो करेगा भाई, कंप्यूटर है, गीगो प्रिंसिपल पे काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे इसमें आप उसकी गलती नहीं कह सकते। आपने इंस्ट्रक्शन ही वही दिए हैं उसे, आपने उन रोज को हटाने को नहीं कहा था उसे, आपने कहा था बॉटम की 6 हटाओ, तो वो ठीक तो कर रहा है, उसने बॉटम की 6 हटा दी असल में। और इस बार बॉटम 6 ये है, ये देख रहे हैं आप, ये उसने एलिमिनेट कर दिया, यानी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। पर इसको बड़ी गलती ना माना जाए, उन 6 को हटाने के और भी मेथड है, आप दूसरे मेथड यूज करें, ना कि बॉटम 6 हटाए, बॉटम 6 से नहीं हटाना है यानी कि, ठीक है। ये एक्सेप्शन में आ गई ये चीज। कुल मिला के ये है बात कि हट जाएंगी, वो भी हट जाएंगी जो बीच वाली है, और बॉटम 6 नहीं हटेंगी, ऐसा किया जा सकता है। बस मैं इतना बताऊंगा अभी, इससे ज्यादा नहीं।
बता रही हम्म अपनी चीज, हम्म वहाँ पर ये लाइव अपडेट हो गई, हम्म बंदे 2 दिन बाद यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे यार वो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। हाँ वो चीज मैनुअल करनी पड़ेगी, वो हम इसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वो चीज हमें मैनुअली मॉनिटर करनी पड़ेगी वो चीज, ठीक है ना। हाँ वो आपको देखना पड़ेगा मैनुअली, ये नहीं डिफाइन कर पाएगा इसके हिसाब से, तो ये हटानी है बस, उसका काम उतना ही है। अगर वो किसी ने अपडेट किया है, पुरानी वैल्यूज चेंज की है एलिमिनेटेड में से, तो आपको उसको फिर इनेबल करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो क्लियर हुआ ये कैसे काम कर रहा है। वेरी, इसे कर देता हूँ सेव, और अब रिफ्रेश करते हैं। प्रवीण, ठीक है ना। तो वो रिमूवल कैसे होगा, वो रियल टाइम सिनेरियो पे भी काफी हद तक मतलब डिपेंड करेगा भाई, ठीक है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वो रियल टाइम में होगा। और इसके लिए हम डेफिनेटली कल एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसको लेके हम एक अलग से प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम डेटा को क्लीन करेंगे, हम सीखेंगे पावर क्वेरी एडिटर से क्लीनिंग कैसे की जाएगी, ठीक है ना, उसको हम लर्न करेंगे कल, डोंट वरी, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा आप लोग। सब कुछ क्लियर है भाई, जो पढ़ाया पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है तुम्हें, कैसे पढ़ाता हूँ मैं, सही सही बताना है, ऐसे नहीं, समझ में आ जाता है ना मतलब, बस यही लक्ष्य है हमारा। क्या वाला, ये वाला, ओके डोंट वरी, ये भी भेज देते हैं आपको। फाइल्स को अपने पास सेव रखिएगा, ठीक है, सेफ, सेफ एंड सेव। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। जल्दी छोड़ने का रीजन ये है कि मैम एक सेशन लेंगी आप लोगों का, एचआर मैम। तो जो, हाँ, जो नए कैंडिडेट्स हैं वो सभी रुकेंगे, जो पुराने हैं वो जा सकते हैं, ठीक है, नए सब रुकेंगे। 10 1 मिनट का सेशन, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए प्रवीण, सागर, आयुष, इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं आप लोगों से। कल गाइज इस पे एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, और डेटा क्लीनिंग सीखेंगे, पावर क्वेरी काम कैसे करता है, ठीक है। अभी ये 2 1 दिन चलेगा, पावर क्वेरी एडिटर बहुत बड़ा टूल है, और 2 3 दिन मान के चलिए इसमें, लेकिन इसकी लर्निंग अगर आपको आ गई तो फिर कहीं नहीं फंसोगे, डेटा क्लीनिंग में कभी नहीं फंसोगे, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और हमें इसे अच्छे से सीखना है, ठीक है। चलिए, आज तो केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि डेटा लाएंगे कैसे, पावर क्वेरी एडिटर क्या है वो देख लिया हमने, अब उसको यूज कैसे करना है वो हम कल है। जैसे तुमने कहा ना कि भाई अब पता चल गया कि नीचे से अपडेट होना है, तो फिर कैसे हटाएं, समझ गए ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फिर हटाएं कैसे उसे,
ठीक है ना, तो वो हमें सोचना है, वो हम कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय भाई, ओके।